Assalamualaikum. Continuing with the lectures of entrepreneurship and entrepreneurial marketing, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड मैनेजिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ। हमने इस चैप्टर का पहले भी एक पार्ट किया है जिसके अंदर हमने कुछ स्ट्रेटजीज पढ़ी थी कि कंपनीज किस तरह से ग्रो करती हैं और वो ग्रोथ के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इख्तियार करती हैं और उस ग्रोथ को किस तरह से मैनेज करती हैं। लेकिन जैसे ही एक कंपनी ग्रो करती है अपने एक नॉर्मल लेवल से, अपने नॉर्मल साइज से, तो बहुत सारे प्रेशर्स भी उसके ऊपर आते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो इन प्रेशर्स को भी मैनेज करना ग्रोथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये प्रेशर्स को ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ का जो है वो रेट नहीं होगा, या ग्रोथ उस तरह से सक्सेसफुली सस्टेन नहीं हो पाएगी जिस तरह से आइडियली उसको सस्टेन होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें ग्रोथ को मैनेज करने से रिलेटेड क्या चीजें बताई जाती हैं और कौन से प्रेशर्स को डिस्कस किया जाता है। Overcoming the pressures on existing financial resources. To overcome pressures, the entrepreneur could acquire new resources. जो आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो एग्जिस्टिंग पैसा है, जो एग्जिस्टिंग मनी आपके पास मौजूद होती है, उसको ओवरकम उसके ऊपर जो है, जब आपकी कंपनी ग्रो करती है एक नॉर्मल साइज से, उसका साइज इंक्रीज होता है, मार्केट इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होते हैं, तो उसके ऊपर एक प्रेशर आता है डेफिनेटली। तो इस प्रेशर को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल प्रेशर को मैनेज करने के लिए कंपनी को या एंटरप्रेन्योर मार्केटर को न्यू रिसोर्सेज जो है वो एक्वायर करने पड़ते हैं, विच मीन्स उसको न्यू फाइनेंशियल सोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है। The acquisition of new resources is expensive, whether in terms of equity sold or the interest payments from debts. तो जो acquisition of resources है वो expensive होती है, और जो acquisition of resources है expensive होने की वजह से whether in terms of the equity sold, कि आप जो हो इक्विटी जो एक्वायर करोगे उसमें भी एक्सपेंसिव होती है, प्लस जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही होती हैं, अगर आप कर्जा लोगे तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं आपको, क्योंकि अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट का डेट लिया है किसी बैंक से, तो जब आप उस डेट को वापस करोगे तो मल्टीपल इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे, और वो मल्टीपल इंटरेस्ट आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। द नीड और द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू रिसोर्सेज required can be reduced through better management of existing resources. इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की बेटर मैनेजमेंट की जाए, उनके मल्टीपल जो है ओकेजन्स ढूंढे जाएं, मल्टीपल फ़ायदे ढूंढे जाएं, उनको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता था, उन यूटिलाइजेशन के मौक़ों को ढूंढा जाए, ताकि न्यू रिसोर्सेज एक्वायर करने से ज़्यादा जो है आप अपने बेटर मैनेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की तरफ बेहतरी से जा सकें। फाइनेंशियल कंट्रोल, आप जब मैनेज करते हो, जब आप अपनी कंपनी को ग्रो करते हो, कंपनी का साइज इंक्रीज होता है, कंज्यूमर्स आते हैं, मजीद आते हैं, तो आपको अपने फाइनेंसेस को, अपने कैश के इनफ्लोज को और आउटफ्लोज को मैनेज भी करना होता है। मैनेजिंग कैश फ्लोज, द एंटरप्रेन्योर शुड हैव एन अप टू डेट असेसमेंट ऑफ द कैश पोजीशन। जो एंटरप्रेन्योर है उसको अप टू डेट विच मीन्स रिसेंट असेसमेंट ऑफ द कैश पोजीशन होनी चाहिए, कि उसको डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपनी कंपनी के कैश की पोजीशन या अपनी कंपनी के फाइनेंस की पोजीशन नोन होनी चाहिए। A daily cash sheet would provide an effective indication of any daily shortfall or problems or errors that might have occurred. जो डेली कैश शीट है, अगर एक एंटरप्रेन्योर उसको जो है वो जनरेट करवाएगा, उसको देखेगा, उसको स्टडी करेगा, तो उस डेली कैश शीट की ऑब्जर्वेंस से, उस डेली कैश शीट की स्टडी से भी बहुत सारे शॉर्टफॉल्स और प्रॉब्लम्स जो टू डे बेसिस पर आ रहे होंगे वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे और बिगर प्रॉब्लम से बचा जा सकेगा। Compare budgeted or expected cash flows
विथ एक्चुअल कैश फ्लोज, जो आपने प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज बनाए थे, जो हमने एक चैप्टर में डिस्कस भी किए थे कि प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज होते हैं न्यू बिजनेसेस के लिए। आपने कुछ ना कुछ अमाउंट शो करनी होती है अपने न्यू बिजनेस में। तो जो आपके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज थे, जिनको आपने सोचा था, या जो आपके प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज थे, वो आपके एक्चुअल कैश फ्लोज के साथ कंपेयर करने से भी काफी कंट्रोल हासिल होता है। अगर आपका एक्चुअल कैश फ्लो जो था वो ज्यादा था, एक्सपेक्टेड कम था, तो पॉजिटिव साइन है। अगर यही सब जो है नंबर नेगेटिव में गया था तो कॉस्ट नेगेटिव साइन है। फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर ही फर्दर हम पढ़ते हैं मैनेजिंग इन्वेंट्री। Perpetual inventory systems can be structured using computer or a manual system. Inventory systems को computers के थ्रू प्लस manual systems के थ्रू भी मैनेज किया जा सकता है। To check the inventory balance, it may be necessary to physically count inventory periodically. इन्वेंट्री के कोई बैलेंस को चेक करने के लिए ऑल तो आप कंप्यूटर्स भी यूज करते हैं, लेकिन फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री, पीरियोडिकल काउंटिंग, पीरियोडिकल विच मीन्स आफ्टर एवरी फ्यू डेज या पीरियोडिक में कुछ पीरियड्स के बाद आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखा तो उस टाइम पीरियड के बाद आपको अपनी इन्वेंट्री को काउंट करना इम्पोर्टेंट है। Link the needs of a retailer with the wholesaler and producer, allowing for the fast order entry and response. आप अपने रिटेलर की नीड्स को लिंक द नीड्स ऑफ द रिटेलर विद होलसेलर एंड प्रोड्यूसर। जो आपके रिटेलर की नीड है उसी नीड को कम्युनिकेट करें होलसेलर को और प्रोड्यूसर को, ताकि फास्ट ऑर्डर जो है वो एंट्री हो और रिस्पॉन्स हो। ट्रांसपोर्ट मोड सिलेक्शन कैन ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट। आपकी इन्वेंट्री जितने इफेक्टिवली जो है वो उसकी आउटफ्लो होगी, जितनी इफेक्टिवली आपकी इन्वेंट्री आउटवर्ड मूव करेगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो उतना ही बेटर जो है इन्वेंट्री का फ्लो होगा। अब देखते हैं मैनेजिंग फिक्स्ड एसेट। generally involve long-term commitments and large investments for the new venture. फिक्स्ड एसेट्स विच ऐसे एसेट्स जिन्होंने वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं होना, तो उन एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है और लार्ज इन्वेस्टमेंट काउंट की जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स खरीदे हैं, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, तो ये फिक्स्ड एसेट है और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। Equipment will require servicing and insurance and affect utility cost will also depreciate over time. इक्विपमेंट के साथ इशू ये होता है, या जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं उसके साथ ये इशू होता है कि उसको कॉन्स्टेंटली वियर एंड टेयर या अपडेशन और सर्विसिंग की जरूरत होती है। या कुछ कंपनीज जो है, कुछ कंट्रीज के लॉ होते हैं कि अगर आप एक बिजनेस ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको इंश्योरेंस भी करानी होगी, अपनी बिल्डिंग की, अपने लेआउट की, हर चीज को इंश्योर कराना होगा। और क्या इसके साथ मेन इशू ये होता है कि आपकी ये सारी चीजें जो है वक्त के साथ साथ डिप्रिशिएट होती रहती है। लीजिंग कैन बी एन ऑल्टरनेटिव टू बाइंग। तो बजाय खरीदने के एक जो मजीद ऑल्टरनेटिव होता है वो लीज होता है। लीज मीन्स किराए पे लेना। तो टर्म्स ऑफ लीज, लेकिन जो लीज के साथ इश्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि लीज के टर्म्स समटाइम्स कंपनीज को सूट नहीं कर रहे होते। हर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट के अकॉर्डिंग लीज के टाइप्स भी डिफरेंट होते हैं और यूजेज डिमांड जो है वो डिफरेंट होती है। लीज पेमेंट्स कैन बी यूज्ड एज अ टैक्स डिडक्शन। अगर आप लीज के पेमेंट्स कर रहे होते हैं या अगर आप किराए के जो है पैसे दे रहे होते हैं तो बिजनेसेस को टैक्स के अंदर डिडक्शन भी मिल जाती है। मैनेजिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कंप्यूट नेट इनकम फॉर इंटरम पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। अपने कॉस्ट को विच मीन्स अपने खर्चे को और अपने प्रॉफिट को मैनेज करने का क्या तरीका है कि आप अपने नेट इनकम को कंप्यूट करते रहें डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द ईयर में। असेस ईच आइटम टू डिटर्मिन कॉस्ट रिडक्शन। जो भी आइटम आपके पास मौजूद है उसको उसकी वैल्यू को असेस करते रहें और कितना वो वक्त के साथ डिप्रिशिएट होता रहा है, कितनी कॉस्ट रिडक्शन होती रही है, उसको भी असेस करते हैं। कंसिडर रेजिंग प्राइसेस टू इंश्योर पॉजिटिव प्रॉफिट्स। जो प्राइसेस रेज हुई हैं उनको भी इंश्योर करें और अपने पॉजिटिव प्रॉफिट्स को देखें। इसी तरह वही जो कॉस्ट आपने इनकर की हैं उनको देखें, प्रॉपरली देखें। एलोकेट एक्सपेंसेस एज इफेक्टिवली एंड पॉसिबल। और जिस जगह पे वाकई ही खर्चा करने की जरूरत है वहां पर वाकई ही खर्चा करें। और जो इस किस्म के हेड्स हैं जहाँ पे आपको स्पेंड नहीं करना या आपके स्पेंड किए बगैर भी आपका काम इफेक्टिवली चल जाएगा, तो कोशिश करें
करें कि वहां से अपने फंड्स को कट डाउन कर लें। अवॉइड आर्बिट्री कॉस्ट एलोकेशन, विच मीन्स कि हैफिजडली या विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन आप कॉस्ट की एलोकेशन ना करें। आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए अपनी कॉस्ट की एलोकेशन के लिए। फाइनेंशियल कंट्रोल में टैक्सेस को भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। विद होल्ड फेडरल एंड स्टेट टैक्सेस फॉर एम्प्लॉयज, आप अपने फेडरल और स्टेट टैक्सेस को जो है एम्प्लॉयज से जो है वो कोशिश करें कि ना डिडक्ट करें। पे अ नंबर ऑफ टैक्सेस, और आप खुद नंबर ऑफ टैक्सेस जितने भी जो है स्टेट के टैक्सेस होते हैं और बिजनेस टैक्सेस होते हैं आप कोशिश करें कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको पे कर दें। एलोकेट टैक्सेस एज अ पार्ट ऑफ बजट, टैक्सेस की अमाउंट को आप बजट का हिस्सा बनाएं। फाइल एंड ऑफ द ईयर रिटर्न, जब आप प्रॉपरली टैक्सेस को फाइल करते टैक्सेस को पे करते रहते हैं हर टर्म में अपना इनकम टैक्स और अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स और बिजनेस टैक्स, तो फिर आप एंड ऑफ द ईयर जो है रिटर्न को भी फाइल कर सकते हैं, विच मीन वही जो पैसा है आपको रिटर्न होता है। कंसिडर यूज ऑफ टैक्स अकाउंटेंट, और आप इस टैक्स के मामलात को हल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए एक टैक्स अकाउंटेंट को हायर करें। रिकॉर्ड कीपिंग, इट इज हेल्पफुल टू कंसिडर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर पैकेज। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो एक हिस्ट्री है उसको मेंटेन करने के लिए आप ट्राई करें कि इफेक्टिव रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज को यूज करें। इट मे बी नेसेसरी टू इनलिस्ट द सपोर्ट एंड सर्विस ऑफ एन अकाउंटेंट स्लैश कंसल्टेंट, ये जरूरी है, इट मे बी नेसेसरी, ये जरूरी हो सकता है कि आपको सपोर्ट और सर्विस जो है किसी अकाउंटेंट की या कंसल्टेंट की भी इस रिकॉर्ड कीपिंग के लिए दरकार हो। इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग एंड यूजिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर का फीडबैक स्टोर करने के लिए और यूज करने के लिए, विच मीन्स उससे बेनिफिट उठाने के लिए भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर पैकेज, एक जो है प्रॉपर सिस्टम मौजूद होना चाहिए। ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एनी वन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को बिल्ड करें ताकि जो आपकी एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, विच मीन्स कि एक पर्सन का या 2% का काम ना हो रिकॉर्ड कीपिंग, हर बंदा अपने एंड पे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हो। अच्छा, यहाँ तक तो हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की थी, या फाइनेंस के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, या फाइनेंस के टर्म्स में हमने प्रेशर्स को देखा था। अब हम देखेंगे कि प्रेशर्स ह्यूमन रिसोर्स पे भी आते हैं। जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो करते हैं दे नीड मोर पीपल जो फॉर मैनेजिंग दैट बिजनेस, और से मजीद लोग जो हैं उस बिजनेस में इंडक्ट होते जाते हैं। तो जब इंडक्ट होते हैं तो प्रेशर आता है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। Some entrepreneurs are using professional employer organization for various HR activities. कुछ entrepreneurs क्या करते हैं कि अपनी organization में smooth HR practices के लिए जो है प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशलाइज्ड होती हैं HR एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में, उनकी सर्विसेज को इख्तियार करते हैं। डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन ऑफ परमानेंट एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयज शुड बी मेड। इस चीज के बारे में डिसीजन बनाना कि कितने पार्ट टाइम एम्प्लॉयज और कितने परमानेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपके पॉलिसी मेकिंग का जो है वो पार्ट होना चाहिए। और अगर आप इस चीज को पहले ही पॉलिसीज में नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि अगर फॉरेन से जो है परमानेंट जो है एम्प्लॉयज की तादाद बढ़ जाएगी या पार्ट टाइम एम्प्लॉयज की तादाद बढ़ जाएगी तो आपका ह्यूमन रिसोर्स और आपके फाइनेंस डिस्टर्ब होगा एंड इन्वॉल्व सेवरल ट्रेड ऑफ्स। गिव एम्प्लॉयज रेगुलर फीडबैक, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अलोंग विद प्रपोज्ड सॉल्यूशंस। आप एम्प्लॉयज के साथ रेगुलर इंटरेक्शन में रहें, क्या प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम का क्या प्रपोज सोल्यूशन हो सकता है, इन सब चीजों को क्या करें, आप एक एम्प्लॉयज के साथ इन टच रहें, उनको भी फीडबैक देते रहें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और प्लस उनको प्रपोज सोल्यूशन देते रहें। मेंटेन द कॉर्पोरेट कल्चर डिस्पाइट द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। अपने कॉर्पोरेट कल्चर को, जिस ट्रेडिशन के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, उसको मत छोड़ें। प्लस आप क्योंकि न्यू एम्प्लॉयज को जो है इंडक्शन कर रहे होंगे, इन्फ्लक्स होगा न्यू एम्प्लॉयज का आपके बिजनेस के अंदर, तो काइंडली आप अपने कॉर्पोरेट कल्चर को, जो फिलॉसफी लेके आप चल रहे थे, उसको ना करें बल्कि चेंज करें, बल्कि न्यू एम्प्लॉयज को जो है वो इस तरह से ट्रेन करें कि वो आपके कॉर्पोरेट कल्चर में एडजस्ट हो जाए। एक्टिविटीज टू इंस्टीट्यूट अ मोर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट।
इस किस्म की एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर पार्टिसिपेटिव स्टाइल हो, बजाय इसके के ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल हो, या बजाय इसके के एक आमरीत का स्टाइल उसके अंदर पाया जाए। आपका पार्टिसिपेशन का, डेमोक्रेसी का स्टाइल मौजूद होना चाहिए। और वो डेमोक्रेसी का स्टाइल किस तरह से आता है कि टीम स्पिरिट को मजीद जो है वो हाईलाइट किया जाए, कम्युनिकेशन की जाए एम्प्लॉयज के साथ, फीडबैक को कंसिडर किया जाए, लिया जाए फीडबैक एम्प्लॉयज से और उसको डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी किया जाए। डेलीगेट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज को भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि वो उनको सेंस ऑफ ओनरशिप फील हो। प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज, और अपने एम्प्लॉयज को कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवाती रही जाए ताकि वो ऑब्सलीट ना हो जाए या उनका नॉलेज ऑब्सलीट ना हो जाए, बल्कि वो कंपनीज की पॉलिसीज के साथ डे टू डे बेसिस पे इन टच रहें। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिवली मैनेजिंग द टाइम, अगर आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर लो तो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स के जो प्रेशर है वो भी काफ़ी रिड्यूस होगा। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनते हैं, रिड्यूस्ड टाइम एंजाइटी एंड टेंशन होती है और बेटर हेल्थ होती है। विच मीन्स कि अगर आप एक ही पर्सन के ऊपर लाइक 12 आवर्स की या 10 आवर्स की ड्यूटी डालते हैं और एक पर्सन जो है वो उसी के साथ जो बैठ के काम कर रहे हैं वो 6 आवर्स काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉय ओवरवर्कड है उसके अंदर एंजाइटी और टेंशन आएगी और उसकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, वो सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। तो आपकी बेटर मैनेजमेंट ऑफ टाइम होनी चाहिए। एवरी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड एवरी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जो है करने के विच मीन्स अपने टाइम की बेटर यूटिलाइजेशन के लिए 3 प्रिंसिपल्स हैं जो इस बुक ने हमें बताए हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिजायर, a recognition of the need to change personal attitudes and habits regarding the allocation of time। आप वो देखो जो एम्प्लॉयज टाइम के हिसाब से या टाइम के जिस टाइम में एम्प्लॉयज काम करना चाहते हैं उसको रिकग्नाइज करो और उनके एटीट्यूड और हैबिट्स को देखो कि वो कौन से जो है एलोकेशन ऑफ टाइम चाहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस, अ फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से टाइम जो है करंटली एलोकेट हुआ है, किस तरह से इस टाइम के अंदर इफेक्टिव टाइम की यूटिलाइजेशन हो रही है, और अगर इसको फ्लेक्सिबली देखा जाएगा या उन प्रिंसिपल्स पे देखा जाएगा जो कि एम्प्लॉयज सजेस्ट कर रहे हैं या जिनकी तरफ एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है, अगर उन प्रिंसिपल्स की तरफ देखा जाएगा तो एनालाइज किया जाए कि तो क्या बेहतरी आएगी टाइम मैनेजमेंट से या वो वाले टाइम आवर्स अडॉप्ट करके जो कि एम्प्लॉयज को रिक्वायर्ड है। Principle of teamwork, acknowledge only a small amount of time, acknowledgement that only a small amount of time is actually under one's control and the most of the one's time is taken up by the others। टीम वर्क का जो प्रिंसिपल है वो भी टाइम मैनेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है कि इस जो है स्पिरिट को एम्प्लॉयज के अंदर इंस्टिल किया जाए कि जो है जो टाइम वो स्पेंड करेंगे वो एक टीम वर्क के अंदर स्पेंड करेंगे। Principle of prioritized planning, categorization of tasks by their degree of importance and then allocation of time to the task based on their categorization। जोन से प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए और प्रायोरिटाइज करने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लान्स को जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, उनके ऊपर टाइम की एलोकेशन ज्यादा की जाए। प्रिंसिपल ऑफ री एनालिसिस, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ वंस टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस, और फिर सारे प्रोसेस को रीएनालाइज किया जाए कि पहले टाइम मैनेजमेंट कैसी हो रही थी और अब टाइम मैनेजमेंट कैसी हो रही है। तो इन स्लाइड्स के अंदर हमने फाइनेंशियल प्रेशर्स को और ह्यूमन रिसोर्स प्रेशर्स को डिस्कस किया है और उनकी टाइम मैनेजमेंट की, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर, सारे प्रेशर्स की मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो हमने बात की कि किस तरह से इन प्रेशर्स को मैनेज किया जा रहा होता है, क्योंकि ये प्रेशर्स जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है उसका साइज इंक्रीज करता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ खुद ब खुद ये प्रेशर्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मैनेज सच प्रेशर्स। So thank you so much. This is all from this chapter so far. If you have any question, you can ask me. Jazakallah.